गरीब की बेटी के लिए आया झोपड़ी और महल का रिश्ता। सुबह के 10 बजे रोशनी अपने सबसे अच्छी फ्रेंड इशिता के साथ गांव के तालाब के पास टहल रही थी। तभी रोशनी के पास पड़ोस के गांव का लड़का रोनी आता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर सोने की रिंग देते हुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। भाई तू है कौन, जानना पहचान हम तेरे कद्रदान। मैं साइड कैरेक्टर से बात नहीं करता, मैं मेन कैरेक्टर से बात करता हूँ। अच्छा जी, वैसे जनाब आप हैं कौन? मैं तुम्हारे पड़ोसी गांव के जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी के पास 100 एकड़ जमीन है। मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें जमीन में पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है? कैसी पहचान? मतलब तुम खुद कुछ नहीं करते? जब मेरे पापा जमींदार हैं तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं किसी भी ऐसे लड़के से शादी करना तो दूर की बात है, शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो। सुन लिया ना मेरी सहेली का जवाब। चल अब दफा हो यहाँ से। अगर अब दोबारा इस गांव में दिखाई दिया ना तो गधे पर बैठाकर जुलूस निकलवाऊंगी। इशिता की बात सुनकर रोनी दुम दबाकर अपने गांव की तरफ भागता है। उसके जाने के बाद अब घर चलते हैं यार, नहीं तो ऐसे ही आवारा लड़के परेशान करते रहेंगे। वो दोनों वहां से गांव की तरफ चल देती हैं। कुछ देर में ही वो दोनों गांव के सरपंच की हवेली के पास पहुंच जाती हैं, जहां हवेली के बाहर खड़ी सरपंच की पत्नी शिवानी रोशनी को देखकर उसके पास जाती है और, रोशनी बेटी 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। इतना बोलकर शिवानी हवेली के अंदर जाती है और कुछ देर में आरती की थाली सजाकर रोशनी के पास आकर उसको टीका लगाकर उसकी आरती उतारने लगती है। चाची जी, ये किस खुशी में? तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया ना, उसी खुशी में। जो काम इस गांव का कोई लड़का नहीं कर सका वो काम तुमने कर दिखाया। चाची फिर तो आप इसकी आरती आप 4 बार और उतारो। 4 बार क्या, मैं तो रोशनी की आरती 1000 बार उतारूंगी। बोलती हुई शिवानी रोशनी की आरती उतारती है और फिर सिर पर हाथ रखकर, यहाँ आती रहना रोशनी बेटी। इतना बोलकर शिवानी हवेली के अंदर चली जाती है और वो दोनों भी अपने घर की तरफ चल देती हैं। जो लोग कभी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज वही तेरी आरती उतार रहे हैं, तुझे अपने सर आंखों में बिठा रहे हैं। ये लोग मेरी नहीं, मेरी पहचान की आरती उतार रहे हैं, उसी का इतना सम्मान कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बातें करती हुई गांव के चौराहे तक पहुंच जाती हैं। चल ठीक है, अब घर जाते हैं। कल फिर मिलेंगे यहीं पर, फिर कहीं और घूमने चलेंगे। इतना बोलकर रोशनी अपने घर की तरफ और इशिता अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ ही देर में रोशनी अपने घर पहुंचती है, जो कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा मकान था और उसी के सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में खड़ी रोशनी, आज तो घर पहुंचने में बहुत देर हो गई, पक्का मुझे डांट पड़ेगी। बोलती हुई रोशनी घर के अंदर बरामदे में पहुंचती है और देखती है कि उसकी मम्मी पापा रूपा और सूरज, दादा दादी कमला और हरीश प्रसाद और बहन आरती खाने की थाली लिए बैठे हुए हैं। आ गई रोशनी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी से हाथ मुंह धो ले और सबके साथ बैठकर खाना खा। अपनी दादी की बात मानकर रोशनी एक लोटा पानी लेकर घर से बाहर जाती है और हाथ धोकर वापस आकर उनके बगल से बैठ जाती है। मैं तो सोच रही थी कि देर से घर आने पर आप सबकी डांट पड़ेगी, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। ऐसे कैसे कोई कुछ नहीं बोलेगा? बता, आज तू अपनी सहेली के साथ कहाँ निकल गई थी जो तुझे घर आने में इतनी देर हो गई? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। आज मैं अपनी सहेली के साथ तालाब देखने गई थी। वहाँ एक लफंगा मिला जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और घर आते वक्त शिवानी चाची ने मेरी आरती उतारी, जिस वजह से आज हमें देर हो गई। लेकिन आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? तुझे पता तो है कि पूरा परिवार साथ में ही खाना खाता है। वो सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए रोशनी के दादाजी, अरे रोशनी, आज लोग तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं और तेरी जी हुजूरी कर रहे हैं। ये सब तेरी कामयाबी की वजह से है, नहीं तो यही लोग थे जो कभी तुझे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे। हाँ दादाजी, मैं सब समझती हूँ उन लोगों की नियत। खाना खाते हुए रोशनी की माँ उठती है और कोने में रखी पेटी खोलकर उसके अंदर रखा अखबार निकालकर अपनी छोटी बेटी आरती को देते हुए, आरती पढ़ के तो सुना, इसमें क्या लिखा है? आरती अपनी माँ के हाथ से अखबार लेकर अखबार के फ्रंट पेज में छपी रोशनी की फोटो के साथ लिखी हेडलाइन पढ़ती है। दूधिया गांव की लेखिका बेटी रोशनी को मिला राष्ट्रपति सम्मान। एक बार फिर से पढ़ना। मम्मी, मैं और कितनी बार पढ़ूं? ये तो आपको पता ही है कि दीदी को घर परिवार नाम की किताब लिखने की वजह से बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। मैं ये जितनी बार सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है।
अच्छा ठीक है, सिर्फ एक बार और पढ़ूंगी बस। जिस समय आरती अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी उसी समय सपना अपने आलीशान मंजिल के आलीशान रूम के बेड पर बैठी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ अखबार की कटिंग में लिपटा वेस कटिंग से बाहर निकाल रही थी। तभी उसकी नजर अखबार की कटिंग में छपी रोशनी की फोटो और उसकी हेडलाइन पड़ती है। पेपर की कटिंग पास ही बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे अपने पति नीतीश जी को दिखाकर। तुम अपना काम बाद में करना, पहले ये अखबार देखो, अखबार में क्या छपा है। सपना जी से पेपर कटिंग लेकर नीतीश जी पढ़ने लगते हैं और आजकल छोटी छोटी जगहों से टैलेंट निकलकर भी बाहर आ रहा है, सिर्फ एक मौका चाहिए बस। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इतनी सी कम उम्र में इस बिटिया ने अपने हुनर के दम पर प्रेसिडेंट से अवार्ड ले लिया। काश हमारे परिवार में भी कोई ऐसा होता। पैसा तो हमारे पास है ही, हमारा रुतबा भी बढ़ जाता। अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है तो इस लड़की को ही अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। आपके कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम अपने बेटे रोहित की शादी इस लड़की से करवा दें, इसे अपनी बहू बना ले। तुम बिल्कुल ठीक समझी। लेकिन क्या रोहित इस लड़की से शादी के लिए मानेगा? यह तो शाम को उसके ऑफिस से आने के बाद उसी से बात करके पता चलेगा। इधर दौलतमंद सपना जी और नीतीश जी को रोशनी के बारे में पता चल चुका था और वो उसे अपनी बहू बनाने का फैसला भी कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब और झोपड़ी में रहने वाले रोशनी से अनजान प्रभा जी और विजय जी अपनी मां ललिता, अपने बेटे भास्कर और बेटी कंचन के साथ झोपड़ी के अंदर खाना खाते हुए। अब हमें भास्कर की शादी कर देनी चाहिए। बहू आएगी तो घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही हूँ, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी में कौन बाप अपनी बेटी बहन भी आना चाहेगा? हम अकेले ही गरीब नहीं है भास्कर की माँ, इस देश में हमारी तरह लाखों परिवार गरीब हैं और झोपड़ी में रहते हैं। उनमें से कोई ना कोई तो अपनी बेटी हमारी झोपड़ी में ब्याह ही देगा। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है और उनमें से एक परिवार को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उस परिवार में 2 बेटियां भी हैं। तो फिर जल्दी से बताओ ना वो कहाँ रहते हैं। मैं कल सुबह ही भास्कर का रिश्ता लेकर वहां पहुंच जाता हूँ। वो ललिया है ना, हमारी पड़ोसन, वो बता रही थी कि पड़ोस के गांव में हमारी तरह गरीब परिवार है जिसका मुखिया है हरि प्रसाद, उसकी 2 पोतियां हैं, दोनों ही शादी के लायक हैं। भगवान ने चाहा तो उनमें से एक इस घर की बहू बनेगी। अमीर और गरीब दोनों ही परिवारों में रोशनी को बहू बनाने की चर्चा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अमीर परिवार में बेटे की कंफर्मेशन मिलना बाकी था, जो शाम के वक्त रोहित के महल पहुंचते ही मिल जाती है। शाम को रोहित जैसे ही ऑफिस से महल पहुंचता है वैसे ही हॉल में बैठे उसके मम्मी पापा उसे अखबार की कटिंग दिखाते हुए। रोहित बेटा, देखो ये लड़की कितनी सुंदर है ना, और इतनी सी उम्र में इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी से हो। सपना जी से पेपर की कटिंग लेकर रोहित। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, आजकल सोशल मीडिया में सिर्फ छाई हुई है, इसके रील काफी वायरल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी शादी इसी से हो। ठीक है, फिर कल हम तुम्हारा रिश्ता लेकर रोशनी के घर पहुंच जाते हैं। महल और झोपड़ी में रहने वाले दोनों ही परिवार रोशनी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि रोशनी किस परिवार को अपना ससुराल चुनती है। अगली सुबह गरीब झोपड़ी में रहने वाले प्रभा और विजय भास्कर के साथ बैलगाड़ी से रोशनी के घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके रोशनी के घर पहुंचने से पहले ही उसकी सहेली इशिता वहां पहुंच जाती है और आंगन में अपने पूरे परिवार के साथ बैठी किताब लिख रही रोशनी से। मैं तेरा चौराहे में इंतजार कर रही थी और तू यहाँ बैठी किताब लिख रही है। बस थोड़ी देर और लिखने दे, फिर चलती हूँ ना। तेरा थोड़ी देर मुझे पता है, कम से कम 2 घंटे, और जब तक जादू दिखाने वाला चला जाएगा। क्या जादू? यही जादू का नाम सुनते ही रोशनी डायरी के बीच पेन रखकर डायरी बंद करके खड़ी होती है और मम्मी मैं जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर रोशनी इशिता के साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के कुछ देर बाद ही प्रभा, विजय जी और भास्कर जी बैलगाड़ी से उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों बैलगाड़ी से नीचे उतरकर आंगन में बैठ रोशनी के सभी घर वालों के पास जाकर, अरे राम राम सूरज भाई साहब, हम आपके पास अपने बेटे विजय का रिश्ता लेकर आए हैं। हम भी आपकी तरह गरीब हैं और झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आपकी बेटी हमारी झोपड़ी में खुश रहेगी। हम भी गरीब ही हैं, इसलिए हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपने आने में थोड़ी देर कर दी।
मेरी बेटी अभी अभी अपनी सहेली के साथ जादू का खेल देखने चली गई। वो आ जाए, अब उसे देख लीजिए, बाकी की बातें उसी के बाद करेंगे। वैसे हमें तो आपका बेटा अच्छा लगा। बहन जी वो क्या है ना, हम थोड़ा जल्दी में थे, खेत का बहुत सारा काम पड़ा है। अगर आपके पास समय नहीं तो आप अभी जाइए और जब समय होगा तब आइएगा। और हाँ, आप अपने घर का पता भी दे जाइए। हम अपनी बेटी से आपके बेटे के बारे में बात करेंगे। अगर वो बिना देखे ही शादी के लिए मान जाएगी तो हम आपको खबर कर देंगे। अपने गांव और घर का पता बताकर वो तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वहां से कुछ दूर जाते हैं कि तभी रोशनी घर वापस आ जाती है और उन्हें जाता हुआ देखकर आंगन में बैठे अपनी मम्मी पापा से, मम्मी कौन लोग आए थे जो मुझसे मिले बिना ही चले गए? वह तुझसे मिलने नहीं, तुझे देखने, तेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तू नहीं थी तो चले गए। थोड़ा इंतजार कर लेते तो क्या चला जाता उनका। इंतजार कैसे कर लेते, उन्हें कुछ काम था इसीलिए अपने गांव का पता बताकर चले गए। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके आंगन के बाहर एक चमचमाती बड़ी काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से सपना, नीतीश जी और रोहित निकलकर आंगन में रूपा, सूरज और रोशनी के पास आते हैं। अब ये कौन आ गया? मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया हमारे घर में। आप हमें नहीं जानते, लेकिन आपकी बेटी ने जो कारनामा कर दिखाया है उसकी वजह से हम उसे और आपको अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित और सपना जी की तरफ इशारा करके, ये मेरा बेटा आर्किटेक्ट बेटा रोहित, और यह है मेरी पत्नी, और मैं हूं नीतीश, शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो शहर के सबसे बड़े महल जैसे बंगलों में रहता है। उन लोगों की आवाज सुनकर घर के अंदर से रोशनी की बहन, उसके दादा दादी भी वहां आ जाते हैं। हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, हम सीधा मुद्दे की बात बताते हैं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहें तो आज ही शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देंगे। मैं सपना देख रही हूँ या सच में मेरी बेटी के लिए अमीर घर से रिश्ता आया है? मुझे तो आपका बेटा पसंद है। अब बस मेरी बेटी हाँ कह दे, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं कोई फैसला लेकर आप सबको बता पाऊंगी। शादी विवाह के फैसले सोच समझ कर ही लेना चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। सूरज जी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए नीतीश जी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पर मेरे घर का पता और कांटेक्ट नंबर सब लिखा है। जब भी आपकी बेटी कोई फैसला ले ले तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना बोलकर वो तीनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आंगन में खड़े रोशनी के सभी घर वाले, दीदी आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कहा? देखा नहीं लड़का कितनी बड़ी कार में आया था। हम लोगों के पास तो एक साइकिल भी नहीं है। आप उससे शादी कर लेती तो कार में घूमती। मेरी छोटी पोती एकदम बावली है। आरती तेरी दीदी ने बिल्कुल सही किया। लोगों को दौलत के तराजू पर नहीं बल्कि भावनाओं के तराजू पर तौलना चाहिए। अरे कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए लोगों को सही से परखने के लिए समय लेकर उनके बारे में जानना चाहिए और फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हाँ दादाजी, इसीलिए तो मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। वैसे तू चाहती क्या है, अमीर घर की बहू बनना या गरीब घर की? मम्मी मेरी पूरी जिंदगी ही गरीबी में बीती है, लेकिन मैंने गरीबी में रहकर ये जाना है कि हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन परिवार का साथ होना जरूरी है। मेरी पोती उम्र से ज्यादा समझदार है। मेरी समझदारी आपसे ही आई है दादी, इसीलिए तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए रिश्ता गरीब घर से भी बड़े अरमानों से आया होगा और अमीर घर से भी। इसीलिए पहले मैं दोनों को अच्छे से परख लूंगी, उसके बाद फैसला करूंगी। जो तुझे सही लगे वो कर, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तू उन्हें परखेगी कैसे? वो तो अभी मैंने सोचा नहीं दादी, पहले सोच लूं फिर बताती हूँ। वैसे रोशनी का दिमाग अपनी सहेली के साथ होने पर ज्यादा चलता है। उसी शाम रोशनी ईशिता के साथ गांव के बाहर पहाड़ी के पास वाले झरने के पास बैठकर अपने लिए आए अमीर और गरीब घर के रिश्ते के बारे में बताती है। तो तू इतना सोच क्या रही है? मैं तेरी जगह होती तो फटाक से महल में रहने वाले लड़के से शादी कर लेती। तू ना सच में पागल है। मैं तेरी तरह नहीं सोचती, मैं सोच समझ कर फैसला लूंगी। तू और कितना सोचेगी? बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, तू सोचती रह, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा तू मुझे भी बता क्या सोच रही है? यार मैं सोच रही हूँ कि जादूगर ने सबके सामने एक सेकंड में कैसे अपना हुलिया बदला होगा। चादर ओढ़ते ही वह लड़के से लड़की में बदल गया। अरे यार मैं तो भूल ही गई थी सुबह के जादू के खेल के बारे में। तूने तो मुझे सबसे अच्छा आइडिया दे दिया। कैसा आइडिया? झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने मुझे नहीं देखा, लेकिन महल में रहने वाले परिवार ने मुझे देखा। अब मैं अपना हुलिया बदल कर अपने होने वाले जीवन साथी को दौलत और भावनाओं के तराजू पर अच्छी तरह परख सकती हूँ। तू और तेरी बातें कभी कभी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती।
तो मत समझ और देखती जा मैं क्या करती हूँ। ढलता हुआ सूरज देखकर तुझे जो करना है वो बाद में करना, पहले अंधेरा होने से पहले घर पहुँचते हैं। इशिता और रोशनी अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर रोशनी आंगन में रखे चूल्हे में आग जला रही अपनी माँ की रात का खाना बनाने में मदद करवाती है और चूल्हे की रोशनी में आंगन में बैठे खाना खा रहे पूरे परिवार से अपने आइडिया के बारे में बताती है। मैंने अपने लिए सही जीवन साथी चुनने का तरीका सोच लिया है। कैसे तरीका दीदी? मैं कुछ दिन महल में रहने वाले परिवार में हुलिया बदल कर रहूंगी और कुछ दिन झोपड़ी में रहने वाले परिवार के साथ रहकर देखूंगी कि उनका स्वभाव कैसा है। आप अपना हुलिया कैसे बदलेंगी दीदी? चूल्हे में से कोयला निकालकर अपने चेहरे और हाथों में लगाकर। ऐसे। अगले दिन अपने आइडिया के मुताबिक रोशनी विजिटिंग कार्ड में दिए गए पते पर अपना पूरा शरीर कोयले से काला करके और फटे पुराने सलवार सूट पहनकर नीतीश जी के सफेद संगमरमर के बने महल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए। कोई है इस बड़े से महल में बड़े दिलवाला जो मुझ गरीब को सहारा दे सके? रोशनी की आवाज सुनकर नीतीश जी दरवाजा खोलकर बंगलों से बाहर निकलते हैं और तुम कौन हो और तुम्हें किस तरह का सहारा चाहिए? साहब, मैं बहुत गरीब और अनाथ हूँ। मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ। अगर आप मुझे भी कोई काम दे देते तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। तुम चिंता मत करो, इस महल में तुम्हें तुम्हारा सहारा भी मिलेगा और काम भी। आओ मेरे साथ। नीतीश जी हुलिया बदले अपने सामने खड़ी रोशनी को पहचान नहीं पाते और उसे अपने साथ बंगलों के अंदर मॉड्यूलर किचन में ले जाते हैं, जहां उनकी बड़ी बहू रागिनी सुबह के नाश्ते के लिए खमर ढोकला बना रही थी। रागिनी बहू, आज से तुम्हें अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। आज से ये लड़की घर के सभी कामों में तुम्हारी मदद करेगी। रोशनी की तरफ देखकर, वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? निशा। मैंने अपना नाम निशा बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे अकेले घर का काम नहीं करना पड़ेगा। नीतीश जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, निशा, तुम खाना बनाना जानती हो ना? हाँ दीदी, मैं सब बना लेती हूँ और घर के सब काम भी कर लेती हूँ। ठीक है, आज से ही तुम काम पर लग जाओ। 5 अलग अलग प्लेट्स में खमर ढोकला रखकर रोशनी को देते हुए, ये लो ये नाश्ता मेरे सास ससुर को उनके कमरे में, मेरे पति को मेरे कमरे में और मेरे देवर को उनके कमरे में और ननद को उनके कमरे में दे आओ। ट्रे में सभी प्लेट्स रखकर रोशनी सभी लोगों को नाश्ता उनके कमरे में देकर वापस किचन में आती है और दीदी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इस घर में सभी लोग अलग अलग ही नाश्ता करते हैं क्या? तुम एक साथ नाश्ता करने की बात कर रही हो? इन लोगों को तो घर में एक दूसरे से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसा क्यों दीदी? मेरे पति बिजनेसमैन है, देवर आर्किटेक्ट है, ससुर इंडस्ट्रियलिस्ट, नंद फैशन डिजाइनर, सब अपने अपने काम में बिजी रह जाते हैं। और आपकी सास? आज के लिए इतनी बातें काफी हैं, अब तुम काम पर ध्यान दो। अब तुम जाओ और हॉल में झाड़ू लगा लो। रोशनी हॉल में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। तभी वहां सपना और नीतीश जी आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वहां गरीब आनंद अपने बेटे आशीष के साथ आता है और नीतीश जी के सामने हाथ जोड़कर, साहब, मेरा बेटा बहुत होनहार है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरी गरीबी उसके रास्ते का रोड़ा बन गई है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप गरीबों की मदद करते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। उन दोनों की बातें वहीं पास ही खड़ी रोशनी सुनती है और ये अमीर तो है लेकिन घमंडी नहीं है। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि अमीर गरीबों की मदद करते हैं। रोशनी कुछ ही देर में अमीर लोगों से इंप्रेस हो जाती है और आनंद और आशीष के जाने के बाद रोशनी हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। कुछ देर बाद सपना और नीतीश जी भी वहां से चले जाते हैं और रोशनी महल की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। हॉल में झाड़ू लगाकर रोशनी रागिनी के पास जाकर, अमीर लोग भी अच्छे होते हैं, ये मैं आज समझ गई। अमीरी ही सब कुछ नहीं होता निशा, परिवार में एकता और प्यार भी होना चाहिए। रागिनी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही महल के बाहर सड़क पर कार और बाइक की टक्कर हो जाती है। टक्कर देखकर वो दोनों भागकर वहां जाती हैं और देखती हैं कि बाइक सवार अब है लहूलुहान सड़क पर पड़ा तड़प रहा है। बचाओ, मेरी कोई मदद करो। तब तक वहां रोहित भी पहुंच जाता है। रोहित तुरंत महल की पार्किंग में खड़ी कार को बाहर निकालता है। रोशनी की मदद से अभय को कार की बैक सीट पर रखकर हॉस्पिटल ले जाता है। वो दोनों मिलकर अभय को कार से बाहर निकालते हैं और स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जहां डॉक्टर राहुल अभय की हालत देखकर, पेशेंट का ब्लड काफी बह चुका है, अगर जल्दी से ब्लड नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो सकती। डॉक्टर, आप ब्लड की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना ब्लड डोनर।
ये पैसे वाला भी है और इंसानियत भी है। अमीर ने तो मेरी परीक्षा पास कर ली, अब गरीब की बारी है। सोचती हुई रोशनी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंच जाती है और बाथरूम में जाकर अच्छे से नहाकर पूरे शरीर से कोयला साफ करके शाम को अपने सभी घर वालों के साथ खाना खाते हुए महल में रह रहे सभी लोगों की बात बताते हुए। वो लोग अमीर हैं, महल में रहते हैं, उनके दिल में दया है। मेरा तो मन कह रहा है कि मैं अभी हाँ कह दूं। अरे तो फिर देर किस बात की है, मैं अभी उन्हें फोन लगाकर तुम्हारा फैसला सुना देता हूँ। अभी नहीं पापा, अभी झोपड़ी में रह रहे लोगों की परीक्षा बाकी है। झोपड़ी में रहने वाले परिवार ने रोशनी को देखा नहीं था, इसलिए रोशनी अगली सुबह बिना किसी झिझक के उनके बताए पते पर पहुंच जाती है। उस समय झोपड़ी में रहने वाला पूरा परिवार भास्कर के बिना आंगन में नाश्ते की प्लेट लिए बैठा था। आंगन में पहुंचकर रोशनी, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ, मुझे कुछ दिनों का सहारा दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रोशनी को देखकर विजय, हम बहुत ही गरीब हैं, हम खुद ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, तुम्हें सहारा कैसे दे सकते हैं। ये तो कैसी बातें कर रहा है विजय, तू भूल गया क्या कि कभी भी किसी की मदद के लिए ना नहीं करना चाहिए। क्या पता दहलीज पर नर के रूप में कब नारायण आ जाए। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी खुद की हालत खराब है, ये यहाँ रहेगी तो और परेशान हो जाएगी। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में इसी के साथ मिल बांट कर गुजारा कर लेंगे। प्रभाजी रोशनी के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़कर, बेटी तुम यहाँ कुछ दिनों तक नहीं, जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, लेकिन हाँ तुम्हें काम में हमारी थोड़ी मदद करवानी होगी। आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लेती हूँ। तो फिर आओ बैठो, सबसे पहले नाश्ता करो। रोशनी उन सभी के साथ आंगन में नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन उन सभी को नाश्ते की प्लेट में से कुछ भी न खाता देखकर, क्या हुआ, आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी बड़े भैया खेत से नहीं आए ना, वो आ जाए फिर पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करेगा। रूही रोशनी की बात का जवाब दे ही रही थी कि तभी कंधे पर फावड़ा रखे भास्कर खेत से आ जाता है और आंगन में रखे बाल्टी के पानी से हाथ धोकर उन सब के साथ शामिल हो जाता है। बेटी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास प्यार की दौलत बहुत है। बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है माँ, प्यार की दौलत से ही तो झोपड़ी में रहने वाला गरीब परिवार संतुष्ट और खुश रहता है। रोशनी पहली मुलाकात में समझ जाती है कि झोपड़ी में रहने वाला परिवार दौलत से नहीं बल्कि दिल से अमीर है, और दोपहर को सबकी नजरों से बचकर वापस अपने घर लौट आती है और घर के अंदर बैठे सभी लोगों से झोपड़ी में रह रहे लोगों की बात बताकर, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, महल की बहू बनूं या झोपड़ी की। रोशनी तू जो भी फैसला करेगी हम सब तेरे साथ है, लेकिन फैसला करने से पहले एक बात पर ध्यान देना कि प्यार और परिवार के साथ गरीबी में भी गुजारा करना आसान है, लेकिन बिना प्यार और परिवार के साथ महल में भी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। मैं वही फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करूँ। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही कह रहे हैं कि महल में रह रहे लोग भी अच्छे हैं और झोपड़ी में रहने वाले भी। रोशनी की कश्मकश दूर करने उसकी सहेली इशिता वहां पहुंच जाती है। इशिता को देखकर रोशनी, तू बिल्कुल सही समय पर आई है, चल मेरे साथ। रोशनी इशिता को गांव के बाहर आम के बगीचे में ले जाती है और आम की डाली में बैठकर इशिता से अपनी कश्मकश के बारे में बताती है। यार इशिता, किताब लिखकर प्रेसिडेंट से अवार्ड लेना तो आसान है, लेकिन जिंदगी के फैसले करना बहुत ही मुश्किल। तू तो पागल है, मैं होती तो अब तक महल की बहू बन गई होती। इशिता की बचकानी बातों का जवाब देने से पहले ही रोशनी की नजर आम की डाली में घोंसले पर पड़ती है जिसमें तोते अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे किस घर में शादी करना है। महल में ना, तू घर चल, वहीं बताती हूँ। रोशनी इशिता को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है और घर के अंदर बरामदे में बैठे अपने पूरे परिवार के सामने, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं महल की नहीं बल्कि झोपड़ी की बहू बनूंगी। दीदी, तुमने ये फैसला क्यों किया? मैं महल में भी रही और झोपड़ी में भी, और मैंने ये देखा कि महल में पैसा तो खूब है लेकिन फैमिली वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। लेकिन झोपड़ी में फैमिली की वैल्यू है, इसीलिए मैंने महल को नहीं बल्कि झोपड़ी को चुना। मेरी पोती ने बिल्कुल सही फैसला किया है, वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। दादी, मैं एक लेखिका हूँ और देर सबेर फेमस हो ही जाऊंगी और फिर खूब पैसा भी कमाऊंगी। अगर मैं महल में जाती हूँ और वहाँ पैसा कमाती हूँ तो शायद मेरे पैसों की वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर मैं झोपड़ी में जाकर वहाँ पैसा कमाऊंगी तो गरीबी तो दूर होगी ही और मेरे पैसों की वैल्यू भी होगी। तो फिर मैं अभी फोन करके झोपड़ी में रहने वाले विजय और प्रभा जी को खुशखबरी दे देता हूँ और महल में रहने वाले सपना और नीतीश जी को तुम्हारे फैसले से अवगत कराता हूँ।
तो इस तरह खुद रोशनी अच्छे से जांच और परख करके अपने लिए आई झोपड़ी और महल के रिश्तों में से झोपड़ी का रिश्ता चुनती है।